आईसीएचआर की भूतपूर्व सदस्या व प्रसिद्ध इतिहासवेत्री प्रोफेसर मीनाक्षी जैन का हमारे विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपने कई प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं, उनमें विशेषकर राम, अयोध्या जैसे सांस्कृतिक तथ्यों को आपने बखूबी विस्तार से, तथ्यात्मक रूप से रखा है। तो ऐसे में एक वर्ग रहा है जो हमेशा से इन सांस्कृतिक तथ्यों को भी झुठलाता रहा है। तो ऐसे में कुछ किताबी संदर्भों के साथ साथ ऐतिहासिकता को भी बताने वाले कुछ तथ्य अपनी किताबों से आप हमारे दर्शकों के सामने कृपया रखें। अगर हम इतिहास देखें तो जो रामायण की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों में, राजाओं में और वर्गों में, उसके सबूत हमको शिलालेखों में भी मिलते हैं। और भारत के जो राजा थे प्राचीन और मध्यकाल में, वो अपने आप की तुलना हमेशा राम से करते थे। वो कहते कि मैं अपने प्रांत में राम की तरह शासन करना चाह रहा हूं जी। तो मतलब किसी को बताना नहीं पड़ता था कि भाई राम को तुम कैसे उसका पालन कर रहे हो, मतलब सबको पता था, जबानी लोगों को कहानी पता थी। तो इसके बारे में कोई संदेह कभी नहीं था। लेकिन मैम हम जब भी कहानी की बात करते हैं, यहीं से विसंगति आती है। नहीं, अब मैं ये कह रही हूं कि अंग्रेजों के टाइम में भी जो अंग्रेज कॉलोनियल आए यहाँ पे, इन्होंने शासन किया, उन्होंने भी रामायण का अध्ययन किया, उसकी ट्रांसलेशन भी की। जैसे एफ.एस. ग्राउस, उसमें उन्होंने रामायण की तुलसी की रामायण की ट्रांसलेशन की। मैं कहना ये चाह रही हूं कि रामायण का महत्व, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं था 20वीं शताब्दी तक। और जब अयोध्या में राम का जो मंदिर था, उसको गिराया गया 1528 में, तो 1528 से अगर हम विद्रोह तक डेट लें 1858 तक, क्योंकि 1858 का मैं इसलिए डेट ये ले रही हूं क्योंकि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का तो शासन वहां पे स्थापित हो गया, तो उसके बाद तो बहुत सबूत हैं। लेकिन उसके पहले हमारे को विदेशी यात्री आते हैं भारत में, उनको ये नहीं पता था कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है, बाद में इस पे विवाद हो सकता है। तो जो उन्होंने भारत में देखा, उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो वो ये बताते हैं कि लोगों को कितनी श्रद्धा है राम के ऊपर। एक जो दूसरा वर्ग है वो हमेशा से मंदिरों को विवाद का एक स्थान बनाता रहा है। तो ऐसे में अयोध्या मंदिर की अभी बात हुई, और साथ ही साथ मथुरा के मंदिर या फिर कुछ दक्षिण के भी मंदिर विवादों के जड़ के रूप में देखे जाते रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये प्रवृत्ति है क्यों कि मंदिरों की पवित्रता के साथ साथ वहां पर विवाद का एक दामन उड़ा दिया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मनोवृत्ति क्या है इसके पीछे की? देखिए, अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको स्पष्ट होगा कि कभी भी इन स्थानों से संबंधित उस तरह सा कोई विवाद नहीं था जैसे कि अब कुछ इतिहासकार बता रहे हैं। आपने मथुरा की बात की और आपने कहा कि मंदिरों पे क्यों प्रश्न उठ रहा है। अब देखिए, मथुरा पे जो हमारे पास शिलालेख हैं, जो सबसे पुराना शिलालेख हमको मथुरा से मिला है, वो लगभग 2000 साल पहले का है। जी। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है और हमको याद रखना चाहिए कि मथुरा पर इतनी बार आक्रमण हुए तो कोई भी चीज बचना मुश्किल था। खंडित मिली है तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उससे हम कुछ इतिहास बचा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक वर्ग, जो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इससे वो सहानुभूति नहीं रखता।
इसका विरोध करता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जैसी सूक्तियां संस्कृत साहित्य में भरी पड़ी हैं, और महिलाओं की स्थिति पर जब तक प्रश्न उठाया जाता है कि वस्तुतः प्राचीन काल में इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जितनी की बातें की जाती हैं, जितना डॉक्यूमेंटेड है ऐसा कुछ। हालांकि हम जानते हैं कि ये मध्यकालीन समय में इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा पनपी। उसी क्रम में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं, जैसा कि हम आज के इतिहास में पढ़ते हैं, तो उससे संबंधित भी आपकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है। तो मैं उसके संदर्भ के साथ जोड़ते हुए यह जानना चाहता हूं कि सती प्रथा के पीछे की ऐतिहासिकता, तथ्यात्मकता क्या है? कोई प्राचीन भारत का इतिहास ये नहीं कहता कि एक महिला को सती करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये जो हमको सती के बारे में हम हर किताब स्कूल टेक्स्ट बुक में लिखते हैं कि देखते हैं, पढ़ते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती अबॉलिश कर दी, जैसे कि पता नहीं क्या बड़ा काम कर दिया, और उसके पहले हर विधवा सती कर रही थी। मेरी पुस्तक ये दिखाती है जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो उनके राज्य थे उन पर वो मिशनरीज को नहीं अलाउ करते थे। वो कहते थे कि हम यहाँ पर व्यापार करने आए, पैसा बनाने आए हैं, धर्म परिवर्तन हमारा कोई रुचि नहीं है इसमें, और अगर आप यहाँ पे आके धर्म का प्रचार करेंगे तो लोगों में असंतुष्टता फैलेगी और हो सकता है हमारे व्यापार को नुकसान पड़े। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बनाया था कि जहां जहां हमारा राज है हम वहां पे मिशनरीज को एंटर नहीं करने देंगे। तो लेकिन मिशनरीज, देखिए मिशनरीज ने कभी नहीं कहा कि यूरोप में महिलाओं की क्या हालत थी। यूरोप में महिलाओं को बहुत समय तक विचेस कहला के उनको जलाया जाता था। तो यूरोप में उन्होंने कुछ नहीं किया। विचक्राफ्ट के खिलाफ कि महिलाओं को आप जला रहे हैं, उसके खिलाफ तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। उनको था कि हमको अपने धर्म का प्रचार भारत में करना है। तो कैसे कर सकते थे? तो उन्होंने किस षड्यंत्र से वो भारत आ गए, बंगाल आ गए, और फिर वहां पे उन्होंने एक प्राइवेट सर्वे कमीशन किया। आप इमेजिन करिए, अपने आप प्राइवेट उन्होंने 30 लोगों को अपॉइंट किया कि आप इस क्षेत्र में गिनती रखिए कितनी सती होती है। और वो जो उनके पेपर्स हैं उनको वो कभी किसी को दिखने को नहीं मिले, ठीक है। और उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा बढ़ा के पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि भारत में हमारी जरूरत है, क्योंकि वहां पे तो ऐसी कुरीतियां हो रही हैं, जैसे सती नए बच्चों को वो गंगा में डाल देते हैं और औरतों को मजबूर करते हैं जलने के लिए। तब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इतना जोर डाला और कैसे उन्होंने फिगर्स, कैंपेन सारा डिस्टॉर्ट किया, वो सब मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। फाइनली उनको सती मतलब भारत में आकर अपना प्रचार करने की जरूरत पड़ी जी। लेकिन उनके आने से पहले कौन सा हिंदू राजा कह रहा था कि हमारे राज्य में आपको सती करनी? कोई उदाहरण तो दें। कोई सती जो थी, सती और उससे संबंधित जौहर, ये दोनों प्रथाएं लेट मध्यकाल में राजस्थान से संबंधित हैं। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि आजकल इतिहास के पुनर्लेखन की प्रक्रिया जोरों शोरों से है, और पिछले 7-8 सालों से यह मुहिम है कि इतिहास को वास्तव में जो इतिहास शब्दकार थे उस अर्थ के अनुसार इतिहास को लिखा जाए। तो ऐसे ही क्रम में जैसे आपने सती प्रथा का संदर्भ दिया और उसकी ऐतिहासिकता के कुछ अनछुए पहलू जिस पर हम आमतौर पर चर्चा नहीं करते, वैसे कुछ संदर्भ आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जहां पर ये हमें प्रतीत हो कि इतिहास की जो वास्तविकता हम जानते हैं, अभी तक जो पाठ्यक्रम से हमने पढ़ा, वो वहां कुछ न कुछ अभी भी विसंगतियां हैं और इसे ही ठीक करने की जरूरत है हमारे वास्तविक इतिहास को जानने के संदर्भ में। देखिए, लगभग पिछले 20-30 वर्ष से इतनी नई जानकारियां हमको भारत के इतिहास के बारे में मिल रही हैं, जैसे कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, राखी गढ़ी, मतलब कि प्राचीन भारत का इतिहास को उन्होंने नई रोशनी डाली है उस पे। तो वो हमको दिखाता है कि भाई ये कैसे कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कि भारत पर किसी ने आक्रमण किया, आर्यन इन्वेजन का कोई सबूत नहीं है। तो आर्यन इन्वेजन का जब सबूत नहीं है, अगर कोई आक्रमण होता है तो उसका कोई ना कोई तो सबूत होता है। तो जब आर्यन इन्वेजन का कोई सबूत नहीं है तो हम अपनी पुस्तकों में आर्यन इन्वेजन को क्यों सिखा रहे हैं? और मॉडर्न इंडिया में आपने बताया कि भाई जो रेवोल्यूशनरीज थे आप उनको टेररिस्ट बता रहे हैं। तो मतलब कि प्रॉब्लम यह है कि हमारा नजरिया ठीक नहीं था। हमको भारत का इतिहास भारतीय नजरों से लिखना चाहिए। अगर हम विदेशी कोई आइडियोलॉजी के हिसाब से इतिहास लिखेंगे तो वो कैसे ठीक होगा? प्रोफेसर मीनाक्षी जैन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने विशेष समय निकाला हमारे अपने इस कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। रुचिकरः संवादः भारतीय इतिहासस्य महत्